everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स किए थे. पहला टॉपिक हमने देखा था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन सेक्शन 47. नेक्स्ट हमने देखा था प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द स्टेट कमीशन सेक्शन 49 एंड रिव्यू बाय द स्टेट कमीशन सेक्शन 50. अब हम देखेंगे सेक्शन 51 दैट इज अपील टू नेशनल कमीशन. हमने ऊपर देखा था एक टॉपिक अपील टू स्टेट कमीशन कि अगर कोई पर्सन जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर नहीं अच्छा लगता, हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो स्टेट कमीशन में जाके अपील करता है. अब अगर कोई पर्सन स्टेट कमीशन के ऑर्डर से नहीं खुश या नहीं सेटिस्फाइड तो वो कहाँ पे अपील करेगा? नेशनल कमीशन में. इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट की जगह स्टेट आ गया और स्टेट की जगह नेशनल कमीशन वर्ड आ गया. इसको हम जल्दी से रीड करते हैं. इसकी बात की गई है सेक्शन 51 में. So first point is any person aggrieved by an order made by the state commission may prefer an appeal against such order to the national commission within 30 days from the date of order in the prescribed form and in the prescribed manner. वही सेम बात है, अगर कोई पर्सन स्टेट कमीशन के ऑर्डर से नहीं खुश तो वो नेशनल कमीशन में अपील करेगा 30 डेज के अंदर अंदर उसी फॉर्म में और उसी मैनर में जो कि हमारे एक्ट में लिखा गया है. द नेशनल कमीशन शैल नॉट एंटर इन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. 30 डेज के बाद अगर हम अपील करें तो नेशनल कमीशन उस केस को नहीं एक्सेप्ट करेगा. अगर if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing इट विद इन दैट पीरियड. अगर नेशनल कमीशन को लगता है कि वो पर्सन 30 डेज के अंदर अंदर किसी रीज़न के कारण नहीं अपील कर पाया था और एपिलेंट ने अगर अपना रीज़न बता दिया और उनको रीज़न सही लगता है तो वो 30 डेज के बाद भी अपील को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको एंटरटेन कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन इज प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल बी एंटरटेन बाय द नेशनल कमीशन अनलेस द एपिलेंट हैज डिपॉजिटेड 50% ऑफ दैट अमाउंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. वही बात है कि अगर स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि जिस पर्सन के भी खिलाफ ऑर्डर पास किया, जो एपिलेंट है उसको ऑर्डर पास किया कि यू हैव टू पे सम अमाउंट. ऑर्डर में उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख रुपए की अमाउंट पे करनी है, डिपॉजिट करनी है. इन केस ऑफ हम फाइन कह देते कि उन्होंने फाइन डाला. तो अगर वो एपिलेंट जो है अगर वो इस ऑर्डर से नहीं खुश और वो नेशनल कमीशन में जा रहा है तो नेशनल कमीशन उसके केस को तभी, उसकी अपील को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर उसने 1 लाख का 50% पहले डिपॉजिट कर दिया होगा. अगर नहीं किया होगा तो उसका ये जो अपील होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. ये था फर्स्ट पॉइंट में कि 30 डेज के अंदर अंदर करनी होती है. अगर 30 डेज के बाद करेंगे तो एंटरटेन नहीं की जाएगी. हालांकि अगर कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होगा जिसके कारण वो 30 डेज के अंदर नहीं कर पाया अपील, फिर नेशनल कमीशन उस अपील को एक्सेप्ट कर लेगी अगर उनको रीज़न सेटिस्फाइड लगता है तब. ठीक है. और दूसरा लास्ट हमने क्या देखा इसी में कि अगर स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि आपने कोई अमाउंट पे करनी है और नेशनल कमीशन के पास वो पर्सन लेके जा रहा है अपील को, उसके स्टेट कमीशन के ऑर्डर को, अगर वो नहीं खुश तो नेशनल कमीशन उसके ऑर्डर को तभी, उसकी अपील को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर उसने जितनी भी अमाउंट उन्होंने पे करने के लिए कही थी स्टेट कमीशन ने उसका 50% पे कर दिया होगा, तभी नेशनल कमीशन आगे उस अपील को एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी अपील शैल लाई टू द नेशनल कमीशन फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील बाय द स्टेट कमीशन इफ द नेशनल कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. इसमें वही बात आ गई कि अगर प्रोवाइड किया गया एक्ट के अंदर या फिर किसी भी लॉ के अंदर हमारे इसी लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया कि जो अपील है, ठीक है, जो भी केस के अंदर मान लो कि 2 पर्सन के बीच की जो भी इशू थी वो केस स्टेट कमीशन के पास आया. स्टेट कमीशन ने जब केस को देखा, केस में कुछ ऐसे लॉ या कुछ ऐसे एक्ट थे जो कि सिर्फ नेशनल कमीशन ही हैंडल कर सकती थी उन केस को, तो वो केस को नेशनल कमीशन ही देखेगा. ठीक है. क्योंकि वो एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये लॉ या ये जो एक्ट है वो नेशनल कमीशन ही देखेगा, उस अपील को नेशनल कमीशन ही देखेगा. या केस में जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको कौन देखेगा? नेशनल कमीशन ही देखेगा. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज इन एन अपील इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल अप्लाई प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द अपील. वो एक कि जो भी अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है, जो जिस भी कानून का जो भी उल्लंघन हो रहा है या किसी भी बेस पे लॉ का जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उस केस में मेमोरेंडम ऑफ अपील जो होती है वो इन्वॉल्व होगी उस अपील के अंदर. उस जो भी केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके अंदर वो मेमोरेंडम का जो भी हमारा रिटन पार्ट है वो उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज वेयर द नेशनल कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन एनी केस इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन एंड हियर द अपील ऑन दैट
क्वेश्चन, मान लो कि जो केस अब हमारे पास आया है, ठीक है, उस केस से मिलता जुलता केस पहले भी हो चुका है। अगर उनको लग रहा है कि दोनों केसेस में, जो पहले केस हुआ था और जो अब केस आया है, उन दोनों केसेस में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है, तो जो पिछले केस में ऑर्डर पास किया गया था वो इसमें भी पास कर दिया जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि पिछले केस में उन्होंने कोई फाइन वगैरह डाला था, अगर उनको लगता है कि इस केस में फाइन ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल देंगे, कम लग रहा है तो कम डाल देंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा है, फर्दर नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी टेकन अवे और एब्रिज्ड the power of National Commission to hear for the reasons to be recorded in writing the appeal of on any other substantial question of law if it is satisfied that the case involves such question of law. Any appeal may lie to the National Commission from an order passed ex parte by the State Commission. सिंपल उन्होंने यही बोला कि कोई भी अगर अपील है जिसके ऊपर की स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया, वो हम नेशनल कमीशन के पास लेके जा सकते हैं। बस हमें जो पॉइंट्स उन्होंने ऊपर दिया उनको ध्यान में रखना होगा कि 30 डेज़ के अंदर अंदर ही हमने अपील करनी होती है। अगर किसी रीज़न के कारण हम 30 डेज़ के अंदर अंदर नहीं कर पाते तो हमने वो रीज़न नेशनल कमीशन को बताना है, ठीक है। ये था अपील टू नेशनल कमीशन सेक्शन 51, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 52, हियरिंग ऑफ द अपील बाय द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन। अब इसमें क्या लिखा गया है वो देखते हैं। An appeal filed before the State Commission or the National Commission, as the case may be, shall be heard as expeditiously as possible, and never endeavour shall made to dispose of the appeal within 90 days from the date of its admission. वही बात उन्होंने कही कि जो भी अपील फाइल की जाती है स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के सामने, वो ट्राई करें कि उस अपील की जो भी केस है, जो भी उनके पास आई है अपील, उस अपील को 90 डेज़ के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी उस केस को ख़त्म कर दे, सॉल्व करके उसका कंक्लूजन निकाल के उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। हेयर्ड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, मतलब वही कि जितनी जल्दी हो सके उस केस को ख़त्म कर दिया जाए। द नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट शैल नॉट ऑर्डिनरली ग्रांटेड बाय द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी अनलेस सफिशिएंट कॉज इज शोन एंड द रीजंस फॉर द ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय सच कमीशन। एडजर्न किया जाता है ना कि थोड़ी देर ब्रेक दे दी गई या कुछ टाइम पीरियड के लिए गैप डाल दिया गया, वो वैसे तो ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक सफिशिएंट कॉज ना हो उस केस के अंदर या कोई एक पर्टिकुलर रीज़न ना हो उस केस के अंदर, तभी तक हम एडजर्नमेंट जो है वो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ग्रांट नहीं कर सकती। अगर कोई रीज़न होगा तो वो भी लिखित में दिया जाएगा बाय द कमीशन, उसके बाद ही उस केस में एडजर्नमेंट प्रोवाइड की जाएगी, वरना नहीं। Next है कि स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी shall make such orders as to the cost occasioned by the adjournment as may be specified by the regulation. वही कि जब हमने केस को एडजर्न कर दिया गया तो ऑर्डर उसी अकॉर्डिंग दिए जाएंगे जो कि हमारे रेगुलेशंस के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। एंड द लास्ट इज in the event of an appeal being disposed of after the period so specified, the state commission or the national commission as the case may be shall record in writing the reason for the same at the time of disposing of the said appeal. वही बात है कि अगर अपील को हम डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं एक तरह से, आफ्टर द पीरियड सो स्पेसिफाइड, जो भी पीरियड है उसके बाद अगर हम अपील को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 90 डेज़ के बाद, तो उस केस में स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को रिकॉर्ड लिख के देना पड़ेगा और रीज़न लिख के देना पड़ेगा कि उन्होंने डिस्पोज ऑफ क्यों किया है अपील को, किन किन बेसिस पे अपील को डिस्पोज ऑफ किया है, ये सारी चीज़ें उनको लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आती है सेक्शन 53 में द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसकी बात की गई है सेक्शन 53 में। द सीजी टू एस्टैब्लिश अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज ए नेशनल कमीशन। इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन कहते हैं। किसने बनाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। द नेशनल कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन एट द नेशनल कैपिटल रीजन एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन एट सच अदर प्लेसेस एज द सीजी में इन कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। अब उन्होंने क्या बोला कि जो नेशनल कमीशन है वो उन्हीं रीजन्स में परफॉर्म करेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बताया गया, उन्हीं रीजन में अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें बताया है। किसके साथ कंसल्ट करके बताया, नेशनल कमीशन के साथ कंसल्ट करके बताया और ऑफिशियल गैजेट में लिख दिया गया कि ये जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये अपने फंक्शंस इन रीजन में परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसके अलावा किसी भी जगह पे वो तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते अपने फंक्शंस जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन ना पास करते और ऑफिशियल गैजेट में ऑर्डर ना पास करते, ठीक है। द सीजी में ऑल्सो एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ द नेशनल कमीशन एट सच प्लेसेस एज डीम फिट। जैसे हमने स्टेट कमीशन में पढ़ा था कि वो अपनी स्टेट में अलग अलग ब्रांच बेंचेस बना सकते हैं, उसी तरह से जो ये
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रीजनल बेंचेस बना सकती है नेशनल कमीशन की उन जगहों पे जिन 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 जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है। स्टेट कमीशन में हमने क्या देखा था कि स्टेट को कहाँ कहाँ सही लगता है वहाँ वहाँ पे वो क्रिएट करेगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कहाँ कहाँ पे उन्होंने रीजनल बेंचेस बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात की गई है सेक्शन 53 में। नेशनल कमीशन की कॉम्पोजिशन, इसी रिड्रेसल कमीशन को ही हम नेशनल कमीशन कहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन कौन कौन, इसमें आता कौन कौन है, कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, सेक्शन 54 में लिखा गया कौन कौन होता है। एक तो प्रेसिडेंट तो है ही है, और बाकी सेम है जो स्टेट कमीशन में होता है, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट और 4 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और अगर 4 से ज़्यादा भी होंगे तो जितने उन्होंने बताए गए हैं, जितने हमारे लॉ में लिखे गए हैं उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। एंड द सेक्शन 55 इज क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन। इसी कमीशन में जो हमारे कॉम्पोजिशन में प्रेसिडेंट और मेंबर्स आते हैं, इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, तो इसमें क्या लिखा है, ये अब हम लास्ट टॉपिक अभी हम यही करेंगे आज का, वरना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सीजी मे बाय नोटिफिकेशन मेक द रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरीज एंड अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन। वही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कितने टर्म के लिए वो ऑफिस में रहेंगे, कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, किस तरह से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उनकी सर्विसेज की। ये सारी चीज़ें कौन बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, और एक नोटिफिकेशन देके बताती है इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है आगे, प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब कंपनी लॉ में जैसे होता है ना 67 की एज है ना, 70 की एज के बाद रीअपॉइंटमेंट कब होनी है, उसी तरह से इसमें होगी कि कंपनी लॉ में हम देखते हैं डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट, चेयरपर्सन वगैरह की। अब इसमें भी हम ये देखेंगे, उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारे प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं वो 5 साल तो पीरियड 5 साल के पीरियड के लिए तो रहेंगे ही ऑफिस में, ठीक है। और बाकी उनकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रीअपॉइंट किए जाएंगे कि नहीं। एज के बेसिस पे देखा जाएगा कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट या नहीं। अब एज क्या है उनकी, अब वो देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट नो प्रेसिडेंट और द मेंबर शेल होल्ड द ऑफिस एज आफ्टर सच ही हैज अटेन्ड द एज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या क्या एज है, अब वो देखते हैं। प्रेसिडेंट की एज क्या लिखी है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट द एज ऑफ 70 ईयर्स। 70 ईयर्स जब हो जाते हैं प्रेसिडेंट की एज, उसके बाद हम उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। 70 साल की एज के बाद हम उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते। और मेंबर्स के केस में कितनी एज है, 67। जब मेंबर की एज 67 हो गई है उसके बाद हम उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो प्रेसिडेंट है, ही इज एट द एज ऑफ 67 जब वो उसके 5 years कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 5 years उसके कंप्लीट हो गया अपॉइंट किए हुए। अब प्रेसिडेंट के केस में एज कितनी है, 70 years है ना, तो अभी वो 67 years का है, तो हम उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं जब तक उसकी एज 70 नहीं हो जाती। अब अगर यही एग्जांपल में हम ले लेते हैं, यही एक्स पर्सन अगर मेंबर होता, उसकी एज कितनी है, 67 हो गया, तो हम उसे दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो मेंबर है उसकी एज 65 थी जब उसके 5 years कंप्लीट हो गए, तो हम उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि अभी उसके 65 है, और एज कितनी है लिमिट, 67 years तक जो पर्सन है वो एलिजिबल होता है अपने काम के लिए। यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस के लिए वो 67 years तक के लिए एलिजिबल होता है, और प्रेसिडेंट 70 years की एज तक के लिए एलिजिबल होता है फॉर द रीअपॉइंटमेंट एंड फॉर द परफॉर्मेंस एज अ मेंबर एंड द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस, ठीक है। ये था क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सभी इन ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ नेशनल कमीशन। आज हम इतना ही देखेंगे। कल कल कह दिया, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी डे आफ्टर टुमारो, उसमें हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन सेक्शन 58। आई होप आज हमने जितना भी किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने क्या देखा, अपील टू नेशनल कमीशन सेक्शन 51, फिर हमने देखा हियरिंग ऑफ द अपील बाय द स्टेट एंड द नेशनल कमीशन सेक्शन 52, फिर हमने देखा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेक्शन 53, फिर हमने उसकी कॉम्पोजिशन देखी सेक्शन 54 में, और सेक्शन 55 में हमने देखी उन्हीं कॉम्पोजिशन, जो नेशनल कमीशन की कॉम्पोजिशन है, जो उसमें मेंबर्स है, प्रेसिडेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन, एज, जो भी उनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा, वो हमने सारा देखा सेक्शन 55 में।
तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस गाइज, do not forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a nice day.